हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग रेस सब जुडिस के बारे में देखेंगे जो कि सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में रेस जुडिकाटा के बारे में क्या क्या देखा था, थोड़ा उसको देख लेते हैं। रेस जुडिकाटा मीन्स एन इशू एजुकेटेड और केस डिसाइडेड। रेस जुडिकाटा का मतलब क्या होता है, जो केस एक डिसाइड हो चुका है पहले, और सेम क्या होता है, सेम केस फिर से अगर उसको फाइल किया जाता है तो वही रेस रूल ऑफ रेस जुडिकाटा जो है अप्लाई होता है उस पर। इसमें और क्या है, वन सूट एंड वन डिसीजन इज एनफ फॉर वन डिस्प्यूट। किसी भी एक डिस्प्यूट में एक सूट और एक डिसीजन जो कि क्या होता है वो एनफ होता है। वन मैन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस, नो मैन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस। किसी भी एक व्यक्ति को सेम चीज के लिए दोबारा परेशानी नहीं करनी चाहिए। अब हम लोग रेस सब ज्यूडिस के बारे में देखेंगे कि रेस सब ज्यूडिस क्या कहता है। तो सेक्शन 10 डील्स विद द स्टे ऑफ सिविल सूट। सेक्शन 10 जो होता है वो सिविल सूट में स्टे को लेकर के दिया गया है इसमें। इट प्रोवाइड्स दैट नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच मैटर in issue is also directly and subsequently in issue in previously instituted suit between the same parties, the same court, and which the previous suit is pending, incompetent to grant the relief claimed। ये सेक्शन 10 जो है वो बोल रहा है किसी किसी भी सेम पार्टीज के बीच क्या सेम मैटर पे किसी और कॉम्पिटेंट कोर्ट में क्या रिलीफ क्लेम किया जा चुका है और वो रिलीफ पेंडिंग है, वो केस डिस्पोज ऑफ या फिर रिजेक्ट नहीं हुआ है या फिर उसका डिसाइड नहीं हो चुका है, वो क्या है, वो पेंडिंग में है, वो चल रहा है उधर। उसके बाद भी अगर वही सेम कॉज सेम मैटर को लेकर अगर दूसरे कोर्ट में जाता है तो क्या रेस सब जुडिस का रूल अप्लाई होता है और सेक्शन 10 का उपयोग करके उसे क्या किया जाता है, रोका जाता है। The object of this rule contained in section 10 is to prevent courts of concurrent jurisdiction from simultaneously entertaining and adjudicating upon two parallel litigation in respect of the same cause of action, the same subject matter and same relief। कह रहा है कि सेक्शन 10 जो है वो क्या करता है, सेम मैटर सेम कॉज ऑफ एक्शन और सेम रिलीफ को लेकर किसी दो कोर्ट में पैरेलल लिटिगेशन जो चल रहा होता है क्या करता है, उसको रोकता है। ये किसी दो पैरेलल कोर्ट में एक साथ सेम मैटर सेम रिलीफ को लेकर नहीं चल सकता लिटिगेशन। अब हम लोग देखेंगे कि ये रेस सब जुडिस अप्लाई होने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होता है, कब कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल होगा तब हम लोग मानेंगे कि यहाँ रेस सब जुडिस का रूल अप्लाई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला है the there must be two suits, one previously instituted and other subsequently instituted। दो सूट होना चाहिए सबसे पहले, और एक पहले से हो चुका है और एक दोबारा होगा। दूसरा है द मैटर इन इशू इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सिक्वेंटली इन इशू इन द प्रीवियस सूट। क्या सब्जेक्ट मैटर वही सब्सिक्वेंट होना चाहिए, जो पिछले वाले में था वही वह सब्जेक्ट मैटर इसमें भी होना चाहिए। बोथ द सूट मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टी देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या दोनों सूट जो होता है वो सेम पार्टीज के बीच में भी होना चाहिए। The previously instituted suit must be pending in the same court in which subsequent suit is brought or any other court in India। कह रहा है कि हम लोग जब दोबारा कोर्ट जो फाइल करेंगे, कोर्ट में केस फाइल करेंगे, तो उस समय उस कोर्ट में एक सूट ऑलरेडी पेंडिंग होना चाहिए, या तो उस कोर्ट में या फिर किसी और कोर्ट में इंडिया के, और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडियाज, और इंडिया के लिमिट से बियॉन्ड भी हो सकता है, एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या होना चाहिए, वो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है उससे होना चाहिए, या बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट में भी होना चाहिए, किसी और कोर्ट में सेम मैटर सेम लिटिगेशन को लेकर चल रहा हो। The court is when the previous suit is instituted must have jurisdiction to grant the relief claim in subsequent। क्या किसी सेम jurisdiction वाले कोर्ट में पहले जो है क्या कोर्ट में केस चल रहा हो। Such parties must be litigating under the same title in both suits। क्या उस दोनों दो सूट चल रहा हो, दोनों का सेम टाइटल हो। अब देखते हैं कि आगे
If such condition are satisfied, then it is the duty of court to state the proceeding. कह रहा है कि अगर ये जितने हम लोग 6 कंडीशन पढ़े हैं वो सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा हो तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रोसीडिंग को रोके. नो डिस्क्रिप्शन हैज बीन लेफ्ट टू कोर्ट. कोर्ट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, उसे रोकना ही पड़ेगा. The application for a stay under this section can be made at any stage of the suit. अगर इस सेक्शन के अंदर हम लोग एप्लीकेशन के किसी भी स्टेज पर जाके क्या करते हैं, सूट को रोक सकते हैं. ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए किसी एक कोर्ट में सूट फाइल हुआ और फिर कहीं और भी पेंडिंग एक में चल रहा है और दूसरे में फिर दोबारा कहीं पेंडिंग हुआ, तो जरूरी नहीं कि इनिशियल स्टेज पर ही पता चले कि हाँ इस नाम का कोर्ट में कहीं और फाइल हो रहा है. तो अगर बाद में पता चलता है, जब भी पता चलता है वो तब उस पे क्या कर सकते हैं, स्टेट लगा सकती है कोर्ट. Section 10 provides that there is no bar on the power of an Indian court to try subsequently instituted suit if previously instituted suit is pending in the foreign suit. अगर कोई foreign suit चल रहा हो पहले से तो इंडियन कोर्ट को जो है उस पर बार लगाने का कोई राइट नहीं है, वो चल सकता है. सेक्शन 10 में ये दिया भी गया हुआ है. Even where the provisions of section 10 of the court do not strictly apply, a civil court has inherent power under section 151 to stay the suit to achieve the ends of justice. कह रहा है कि अगर सेक्शन 10 जो है वो उस पर स्टे ऑफ सूट पर स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं होता है तो सिविल कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है अंडर सेक्शन 151 के तहत कि वो किसी भी सूट का अंत कर सकता है. तीसरा है, ए कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर टू कंसोलिडेट different suit between the same parties in which the matter of issue is subsequently the same. कह रहा है कि एक कोर्ट के पास ये पावर होता है कि किसी सेम पार्टीज के बीच में दो जगह केस चला हो सेम फैक्ट को लेकर, तो दोनों को क्या करे, एक जगह करके भी वो प्रोसीडिंग चला सकती है. An order to stay the suit does not take away the power of the court from passing an interim order in the stay suit. कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोर्ट जो है वो स्टे लगा देती है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट का पावर खत्म हो जाता है. कोर्ट का पावर होता है क्या चीज करने का, इंटरिम ऑर्डर पास करने का. इंटरिम ऑर्डर जो भी पास की होती है उस पर वो बार नहीं लगा सकता है. It is open to the court to make interim orders such as attachment before the judgment, temporary injunction, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट रिटन स्टेटमेंट. ये सब क्या, अगर ये सब है तो उस सब्सिक्वेंट सूट में उसके रिलीफ उसको मिल सकता है. अब हम लोग देखेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन रेस सब जुडिस एंड रेस जुडिकाटा. रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस में क्या डिफरेंस है. The rule of res sub judice relates to a matter which is pending judicial inquiry, while the rule of res judicata relates to the matter adjudicated upon the matter which judgment has been pronounced. Res sub judice कहाँ अप्लाई होता है, जब कोर्ट में केस जो है पेंडिंग चल रहा हो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए. वहीं रेस जुडिकाटा तब अप्लाई होता है जब दूसरे कोर्ट में सेम मैटर क्या हो, डिसाइड हो चुका, उसका जजमेंट प्रोनाउंस हो चुका हो. Rule of res sub judice bars to trial of suit in which the matter directly and subsequently is pending adjudication in the previous suit, whereas rule of res judicata bars the trial of suit on an issue in which the matter is directly and subsequently in issue has been adjudicated upon the previous suit. रेस सब जुडिस क्या करता है, वो किसी मामले में जो पेंडिंग होता है उसको दोबारा ट्रायल होने से रोकता है. और वही रेस जुडिकाटा जो होता है वो क्या करता है, वो बार करता है क्योंकि वो पहले डिसाइड हो चुका है केस में. अब चलिए हम लोग ये जानते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके ओपन करें, इसके बाद वीडियोज में जाके डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी करके सेव करके रख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा. इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे.